हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 11 का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, इसमें मोस्टली क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शंस है। तो मैं जो भी थ्योरेटिकल पोर्शंस है मैं इसको ओरली समझाऊंगा। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग के जो टॉपिक है वो मोस्टली आजकल सिलेबस में जो है एडिट हो रहा है, सिलेबस बहुत सारा, तो हो सकता है वो कट भी गया हो। तभी मैं इसमें ब्रीफ में थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस कर लेता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो हिस्टोरिकल जो है कि डॉबर्नियर्स ट्रायड आया था। जब पीरियोडिक टेबल की बात होने लगी थी, जब अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे थे, तो उनको अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जब तक हम उनको अरेंज नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डॉबर्नियर ने जो डॉबर्नियर्स ट्रायड लॉ बनाया था, जिसके अकॉर्डिंगली जो उसने तीन तीन एलिमेंट्स को उसने रो में रखा था, जिसमें जो हर मिडिल वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास जो है अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट और थर्ड था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम का होता 39, लिथियम का होता 7, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 7 + 39/2। यही उसका कंसेप्ट था। इस तरह से उसने 3-3 करके जो है रो बनाए थे। तो ज्यादा एलिमेंट्स उसने जो है उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए ज्यादा एलिमेंट्स उसने अरेंज भी नहीं करा। उसके बाद बच्चों आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने कहा था हर एक 8th एलिमेंट जो है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसी को कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि उसमें हमेशा कहा था कि जो भी एलिमेंट्स हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद उसने नियम नहीं लिया था क्योंकि उसमें डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद सीधा लिया था उसने सोडियम। तो उसमें कहा कि देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट और ये है 8th एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी। उसके बाद बच्चों आया था जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है मेंडलीव। मेंडलीव जो रशियन केमिस्ट था, उसने जो है डिस्कवर करा था। उस समय डिस्कवर क्या करा था, उसमें जो जो ऑलरेडी एलिमेंट्स थे उसमें 63 एलिमेंट्स को उसने जो है पीरियोडिक टेबल में उसने अरेंज करा था, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल उस समय का माना जाता है। और अभी भी उसकी बहुत सारी जो है खासियत जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसका जो प्रिंसिपल था उसके हिसाब से किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वह डिपेंड करता है उसके एटॉमिक मास पर। ठीक है, यानी कि उसने ये कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic mass, of their atomic mass। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रिंसिपल पर उसने क्या था, बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करा था। ठीक है, तो उसकी पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी खासियत भी है, कुछ लिमिटेशन भी है। तो मोस्टली जो बेनिफिट उसने जो उसके पीरियोडिक टेबल से लोगों को मिला वो क्या था बच्चों, कि देखो जैसे कि मान लो हम बात करते हैं बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के नीचे उसने क्या किया था, खाली जगह छोड़ दिया था। इसी तरह से कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे भी उसने क्या किया था, खाली जगह छोड़ दिया था। और उसमें बोला था एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी ही होगी, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके E2O3 बनाएगा और क्लोरीन से रिएक्ट करके EX3 बना लेगा। ठीक है, और उस एलिमेंट का नाम उसने कह दिया था एल्यूमिनियम के बाद है, इसलिए उसने बोला एका एल्यूमिनियम, जो बाद में हम लोगों ने इसको कहा गैलियम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सिलिकॉन के नीचे वाले एलिमेंट को उसने कहा था एका सिलिकॉन, जिसको बाद में हम लोगों ने क्या कह दिया, जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या हो गया कि उसने जो बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करा था। इसके अलावा जो कुछ डाउटफुल एटॉमिक मास था, जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसके एटॉमिक मास के बारे में डाउट था कि शायद इसका एटॉमिक मास ये है या ये है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेरिलियम। तो देखो बच्चों, बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट मास होता है बेरिलियम का, वो इक्विवेलेंट मास होता है उसका 4.5। तो लोग कह रहे थे कि बेरिलियम का जो है वैलेंसी होता है 3, तो वैलेंसी अगर 3 होता तो उसका एटॉमिक मास कितना होता, 13.5। तो उसने देखा कि उसके पीरियोडिक टेबल में 13.5, जबकि देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14। तो उसने कहा यहां तो कोई गैप ही नहीं है, इसका मतलब बेरिलियम की पोजीशन यहां नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये जो है ना, जो वैलेंसी है इसका, ये 3 नहीं हो सकता। उसने कहा उसकी वैलेंसी फिर हमें लेंगे 2। ठीक है, और जब वैलेंसी 2 ले लिया तो एटॉमिक मास कहां हो गया, 9। तो फिर ये जो है आराम से जो है लिथियम और बोरोन के बीच में लाई कर सकता है 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या हुआ कि कुछ डाउटफुल एटॉमिक मास को भी उसने जो है करेक्ट करा था। ठीक है,
अब उसके बाद क्या था कि उसके कुछ डिमेरिट्स भी थी कि उसने जो है जो आइसोटोप्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, उन सबको उसने अलग अलग प्लेस कर दिया। जबकि जैसे कि C12 C14 है ना, तो C12 C14 का मास तो अलग अलग है, तो उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इसलिए दोनों को अलग अलग कर लिया। जबकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। तो देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को इन्वेंट किया था सबसे पहले मोजले ने। मोजले ने जब एक्सरे का जब उसने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसमें देखा कि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी आई थी उस फ्रीक्वेंसी में उसने ऑब्जर्व करा था एक रिलेशन Z-B। Z मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चों। उसने क्या करा, मोजले ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि फ्रीक्वेंसी जो था एक्सरे का वो डिपेंड कर रहा था कि जिस मेटल से वो प्रोड्यूस हो रहा है उस मेटल के एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब उसने सोचा कि अच्छा, तो किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो उसी दिन से बना हमारा नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम लोग, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड chemical properties of any element, chemical properties of any element is periodic function, is periodic function of their atomic number। ठीक है बच्चों, तो ये जो था ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसी के बेसिस पे बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, है ना। तो देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लेवल में भी कुछ ना कुछ जो है ड्रॉबैक है, बट तब भी हम लोग इसको तो यूज करते ही, इसको झेलते ही हम लोग, है ना। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लिया फर्स्ट का। सेकंड में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके लेंगे कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, ये होगा बैरियम, ठीक है, और ये होगा रेडियम। देखो बच्चों, अगर किसी को ये पोएम याद करना है एलिमेंट्स के लिए तो आप लोग इस तरह से लर्न कर सकते हो। हाली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, है ना। तो देखो अब जैसे कि ये हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं क्योंकि बीच में हमें डी ब्लॉक को भी एडजस्ट करना होगा। देखो बच्चों, ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हो गया। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स आ जाएंगे। इस 10 ग्रुप्स को मान लो हमने यहां पर रख लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बच्चे 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में क्या आएगा हमारा, बोरोन। फिर 14th आएगा जिसमें आएगा कार्बन। फिर आएगा 15th ग्रुप, है ना, इसमें आएगा नाइट्रोजन। फिर आएगा आपका 16th ग्रुप जिसमें आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आएगा 17th ग्रुप जिसमें आएगा फ्लोरीन, जिसमें क्या आएगा, फ्लोरीन। और लास्ट में आएगा 18th ग्रुप जिसमें आएगा हमारा नियोन। लेकिन बच्चों उससे ऊपर भी आ जाता है, ये हाइड्रोजन के लाइन में भी आ जाता है, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको। देखो हाइड्रोजन के पैरेलल आ जाता है हीलियम। इस ग्रुप में जो है एक पहले भी एलिमेंट्स आता है, ठीक है ना, जो है हमारा हीलियम, है ना। तो ये है, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, ग्रुप नंबर को आप लोग मान कर चलो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 18th, ये हो गया 17th, ये हो गया 6 बच्चों थोड़ी सी जो है ये देखो, ये था हमारा मैंने इसमें लिख दिया हीलियम को, जबकि होगा क्या बच्चों, ये आ जाएगा हीलियम, ये है नियम, ठीक है। ये होता है 18th ग्रुप, ये आ रहा है 17th, ये आ रहा है 16th, ये आ रहा है 15th, ये आ रहा है 14th, है ना, ये आ रहा है 13th, है ना। अब यहां पर देखो, ये तो फर्स्ट था हमारा, सेकंड था, है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या होगा, ग्रुप आएगा। इसमें डी के जो है D1 वाले, D2 वाले, D3 वाले, इस तरह से आते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों।
तो मेनली जो है आपको याद करना है ये, जैसे देखो ये 13th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो अगर 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को जानना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा सा पोएम है, देखो BAl, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ये होते हैं एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग पोएम में लिख सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब देखो कार्बन वाला जो 14th ग्रुप है, कार्बन के बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। तो इसको हम लोग कर सकते हैं करीना सिंह जर्मन सॉन्ग इन पंजाब, करीना सिंह जर्मन सॉन्ग पंजाब। ओके, अब हम बात करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स की, है ना। तो इसमें क्या जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। तो इसके लिए जो पोएम बनेगा उसमें कह सकते हो नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये हो गए इसके एलिमेंट्स। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, उससे टेपो, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये तो आता है बच्चों रेडियो एक्टिव, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव आता है हमारा, तो इसको नहीं भी करोगे तो चलो कोई बात नहीं, है ना बच्चों। इसी तरह से बच्चों, तो इसके लिए आप कह सकते हो फिर कल बाहर आई। अब देखो आता है नियन, फिर आएगा आर्गन, फिर आएगा क्रिप्टन, फिर आएगा जेनॉन, फिर आएगा रेडॉन, ठीक है। तो बच्चों रेडन भी जो होता है वो भी रेडियो एक्टिव ही होता है, ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो अब जितने भी नोबल गैस एलिमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ एक जेनॉन है, उसी के सिर्फ नॉन कंपाउंड्स है, बाकी किसी के नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना बच्चों। तो इसमें जो कहोगे आप लोग कि इसमें भी क्या कोई ड्रॉबैक है, तो बिल्कुल ड्रॉबैक है। देखो क्या है कि हाइड्रोजन जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हीलियम जैसा बनना चाहता है, ठीक है। जैसे कि ये फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इस सब के पास बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चाहता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हम जो है ना अगला नोबल गैस एलिमेंट्स बन जाए। तो वैसा तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं नोबल गैस एलिमेंट हीलियम बन जाऊं, है ना। तो उसको कहां रखना चाहिए था, 17th ग्रुप में। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई, क्या हुआ कि ये जो है जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है कि कभी इसको मन होता है इसमें रखूं, कभी इसको मन होता है इसमें रखूं, इसलिए अभी भी इसकी पोजीशन जो है अभी भी डाउटेड है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे बच्चों, तो अभी भी हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हमने इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रखा। लेकिन अगर आप देखोगे अभी भी तो आर्गन का होता है एटॉमिक मास 39.9, लेकिन यहां देखो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39, जबकि आप देखो आर्गन के बाद आ रहा है पोटेशियम, है ना। तो इससे क्या हो गया कि अभी भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमारा कंसेप्ट ओवरऑल वही है कि विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हम एटॉमिक नंबर अरेंज करेंगे, और किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो डिपेंड करता है उसकी एटॉमिक नंबर पे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जो इसमें क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है वो हम लोग एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एटॉमिक साइज की, है ना। तो एटॉमिक साइज के बारे में अगर आप बात करोगे, है ना, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। एक्सेप्शन कहीं कहीं पे आएगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्यों बच्चों, क्यों इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि देखो यहां पर सिर्फ एक ही सेल था, यहां पर एक सेल और बढ़ गया, यहां पर एक सेल और बढ़ गया, यहां पर एक सेल और बढ़ गया, जितना नीचे आते हैं तो ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी किसी ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम की तरफ तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात होती है बच्चों कि क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में, है ना, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी पीरियड में तो वहां पर जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज करता जाता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या है इसका मतलब, तो देखो बच्चों जैसे देखो लिथियम, लिथियम के पास भी क्या था, ये मान लो फर्स्ट सेल, ये हुआ न्यूक्लियस, और ये मान लेते हैं सेकंड सेल, है ना बच्चे। तो न्यूक्लियस में इसके पास कितने थे, 3 प्रोटॉन था, है ना,
और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। तो साइज लगभग फिक्स है। अब देखो मैं बात करूंगा अगला, लिथियम के आगे बेरिलियम की बात करूंगा। तो इसमें क्या होगा, 4 प्रोटॉन मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। और थोड़ा साइज बढ़ गया, आपको लग रहा होगा, लेकिन वो डायग्राम में बढ़ गया बच्चों, एक्चुअल में घटता जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं बेटा कि नेक्स्ट ले लिया हमने, जिसमें 5 बोरोन में क्या किया, 5 प्रोटॉन ले लिया, फिर पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, है ना। अगले सेल में क्या होगा देखो, तो यहां आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरह से बच्चों आगे जब आगे बढ़ते जाओगे, यहां पर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था बाहर वाले सेल में, ठीक है, और यहां पर कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे बाहर में। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको पता है कि ये जो है चार्ज, पॉजिटिव भी चार्ज बढ़ रहा है और बाहर वाले सेल में जो नेगेटिव चार्ज है ये भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो दोनों में ही क्या है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और एट द सेम टाइम क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। इसके कारण क्या होगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में जो चार्ज है ना, चार्जेस के मल्टीप्लाई का, है ना। तो यहां पर चार्ज क्या था, यहां पर 3 यूनिट चार्ज था पॉजिटिव, 1 यूनिट था नेगेटिव, तो 3 इंटू -1, यहां पर 4 इंटू -2, यहां पर 5 इंटू -3, है ना। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही साइज क्या होगा बच्चों, उसका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट से राइट जाते जाएंगे, यहां पर सिर्फ 3 पॉजिटिव चार्ज था, यहां 4 पॉजिटिव चार्ज, यहां 5 पॉजिटिव चार्ज। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जो है बढ़ता चला जाता है। इसके कारण क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स बढ़ता चला जाता है, इसलिए साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कि साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, और जो है साइज इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इससे क्या क्या चीजें होगा, है ना बच्चों। तो इससे क्या क्या होगा बच्चों कि देखो हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की, है ना। तो उस फैक्टर्स में से बच्चों हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एनर्जी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा सबसे पहला टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख लो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। किसी भी गैसियस एटम में से, किसी भी गैसियस एटम में से अगर आप क्या करोगे, एनर्जी दे करके सबसे बाहर वाले सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन जो निकाल दोगे, उसमें जो एनर्जी लगेगी उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल के तौर पर मान लो सोडियम है ना, इसके पास क्या है 281, है ना। तो सबसे बाहर वाले सेल पे जब मैंने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे दिया तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और बन जाएगा सिर्फ 28, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो किसी भी गैसियस एटम में से एनर्जी देकर के उसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देने की जो एनर्जी होती है उसी कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है ऑक्युपाइड है तो कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। तो देखो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो डिपेंड करता है हमारा, वो सबसे पहला चीज डिपेंड करता है जिस पर, वो है एटॉमिक साइज। सेकेंड फैक्टर है बच्चों वो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। थर्ड है बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फोर्थ आ गया बच्चों, ठीक है, फोर्थ आ गया हमारा सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट। तो देखो बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए इसको आपको बच्चों डिटेल्स में समझना भी है और ध्यान से अटेंशन देकर के इसको समझना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जब भी किसी गैसियस एटम में हम एनर्जी देते हैं तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की, है ना।
तो एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम जाएंगे हम किसी भी ग्रुप में, तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो जब बच्चों एटॉमिक साइज इंक्रीज करने लगेगा तो न्यूक्लियस का जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, है ना। और जब फोर्स कम होने लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी decreases due to increase in size, due to increase in size। ठीक है बच्चों, कि क्योंकि साइज बढ़ता जाता है ना, इसलिए न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, इसलिए आयनेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता जाता है। यानी कि आपसे कहा जाएगा बताओ कि आयनेशन एनर्जी जो है सोडियम और आयनेशन एनर्जी पोटेशियम, इन दोनों में से बताओ किसकी ज्यादा होगी आयनेशन एनर्जी, तो आप कहोगे सोडियम की ज्यादा होगी और पोटेशियम की कम होगी। क्योंकि क्या है बच्चों कि अभी आपने देखा था ना, लिथियम ऊपर था, फिर सोडियम ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे पोटेशियम था, ठीक है ना, फिर था रुबिडियम, फिर था सीजियम, ये था फिर फ्रांसियम। तो क्या होगा, आयनेशन एनर्जी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखा होगा आपने कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, जिसमें कि हम लोग लाइट देते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मेटल से, जिसको आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है सीजियम मेटल को, ठीक है, क्योंकि उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो थोड़ा भी लाइट अगर आ जाता है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है एटॉमिक साइज। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, जो है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है बच्चों, देखो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो किसी पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। सेकंड लेते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो कहेंगे हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक जो ऑर्बिट नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, दो ऑर्बिट होंगे। अगर किसी सेकंड हम कर लेंगे पीरियड तो उसमें क्या होगा, सिर्फ दो ही ऑर्बिट होंगे। थर्ड पीरियड में जाएंगे सिर्फ तीन ही ऑर्बिट होंगे, ठीक है। तो ऑर्बिट सब में सेम होता है, मतलब साइज जो है नेचुरली सब में सेम होता है। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस पे, यानी कि उतना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। और बाहर में क्या हो गया, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे। इसलिए क्या होता है, साइज थोड़ा सा और डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के और ज्यादा क्लोज आ चुका है वो। इसलिए मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद क्या होता है हमारा, कि आयनेशन एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया बच्चों जनरल कंडीशंस, ठीक है। इसके अलावा जो है थर्ड जो है फैक्टर, वो भी काफी मायने रखता है, ठीक है। ये जो पहले दोनों करा है उस सबको ये, उस रूल को ये वॉयलेट कर देता है, ठीक है। देखो थर्ड है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। खासकर स्कूल एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पे आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है रूल, कि जनरली क्या होता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ चुके होंगे लास्ट चैप्टर में। तो क्या होता है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं थोड़ी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि the half filled and fully filled atomic orbitals are generally more stable, that's why more energy is required to remove electron from such orbitals, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग, the
हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड atomic orbitals are more stable, generally more stable. That's why more energy is required, more energy is required. बच्चों ये लिखा है required to remove an electron, to remove an electron, hence have हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों मैं एक बार बोल भी देता हूं, मैंने लिखा है द हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर जनरली मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हेंस हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर कंपेयर करना हो या दो एलिमेंट की अगर कंपेयर करना हो आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरूर से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हम लोग जो एक कंपैरिजन लेके चल रहे हैं तो वो है बेरिलियम और बोरोन। देखो बच्चों, बेरिलियम और बोरोन, आप कह सकते हो कि सर बेरिलियम के राइट में है बोरोन, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन होगा कुछ और। होता क्या बच्चे, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2, इसका होता है 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका जो 2s है वो बिल्कुल फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, 1s भी फील्ड है और 2s भी इसका कंप्लीटली फील्ड है ना। लेकिन इसमें देखो बच्चे क्या होता है कि इसका 1s फील्ड है, 2s फील्ड है ना, लेकिन 2p जो है ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल्ली फील्ड है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा हमारा मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल हुआ, क्योंकि इसके जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्योंकि ये मोर स्टेबल होगा इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन से। ठीक है, इसी तरह हम लोग एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेकर के। ठीक है बच्चे, तो देखो अगर हम बात करते हैं उसकी तो क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, नाइट्रोजन का होता है बच्चों 7, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, मतलब 1s तो चलो फील्ड है, 2s भी इसका फील्ड है कंप्लीटली। अब हम 2p की बात करते हैं 1 1 1, लेकिन मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं बच्चे तो क्या होता है 8 होता है, इसमें लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 है ना। तो इसका भी 1s तो फील्ड है, 2s भी इसका फील्ड है, लेकिन अगर मैं 2p की बात करूं, ठीक है ना, तो 2p में देखो 1 2 3 और 4 है ना, तो ना तो ये हाफ फील्ड हुआ ना ही ये फुली फील्ड हुआ है ना, जबकि ये क्या हो गया हाफ फील्ड, ये क्या हो गया हमारा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये क्या होगा मोर स्टेबल है ना, ये क्या हो गया हमारा मोर स्टेबल। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, है ना बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों जो है हम नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें है ना, तो नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस जो है वो ज्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर, क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लिया हमने, ठीक है ना। अब है बच्चों लास्ट टॉपिक है इसका, वो है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो देखो शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है कि जब भी आप बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो है ना, तो उसमें क्या होता है कि थर्ड सेल के बाद पहले फोर्थ सेल आ जाता है ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो 3p6 के बाद आप क्या करते हो 3d नहीं लिखते हो, क्या करते हो आप 4s2 लिखने के बाद तब 3d को हम लोग यूज करते हैं, है ना।
तो 3D में 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, ये जो है 4s हमारा जो है, ठीक है ना, ये जो है नहीं बढ़ता, ये फिक्स रहता है, अंदर में D बढ़ता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि जब भी हम बात करेंगे s ऑर्बिटल की, तो s सबसेल जो होता है ना, वो क्या करता है कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से बिल्कुल स्फेरिकली है, काफी क्लोज है, वो बिल्कुल सील्ड कर देता है। p उसको कम सील्ड करता है, d उसको और कम सील्ड करता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, देखो जब न्यूक्लियस को, ताकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम पड़े, इसलिए क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल सील्ड करते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा सील्ड करता है s, उससे कम सील्ड कर पाता है p, उससे कम सील्ड कर पाता है d, उससे कम सील्ड कर पाता है f। उसका भी रीजन आप जानते हो, है ना बच्चों, कि देखो s का होता है स्फेरिकल शेप, p का होता है डम्बल शेप, तो इधर से ना, तो इधर से कोई जा पाएगा ना इधर से कोई जा पाएगा, है ना। d में क्या होता है बच्चों कि डबल डम्बल होता है ना, तो इधर से भी अट्रैक्शन लग सकता है, इधर से भी अट्रैक्शन, इधर से भी अट्रैक्शन, इधर से अट्रैक्शन। लेकिन p में क्या था कि इधर से कोई नहीं जा सकता, इधर से कोई नहीं जा सकता, है ना। s में तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं जा सकता, तो क्या होगा, इसकी सील्डिंग सबसे ज्यादा इसकी सील्डिंग उससे कम, है ना, और d की सील्डिंग सबसे कम। होता क्या बच्चों, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस को अच्छी तरह से सील्ड नहीं कर पाता है, तो जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है ना, 4s का जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। जब तक ये डी नहीं आता है तब तक जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब तक उस पर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस का जो है ना अट्रैक्शन नहीं लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे डी आ गया, तो डी के चक्कर में क्या हो गया कि वो न्यूक्लियस को सील्ड नहीं कर पाया, तो उसके कारण क्या हो गया कि s के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो ज्यादा लग जाता है। और जैसे ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, साइज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बच्चों एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करते हैं, है ना। जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स में आता है, पहले बोरोन आता है, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, है ना। तो देखो जब आपको पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है और आयनेशन एनर्जी कम होती है। तो यहां से यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ गया, आयनेशन एनर्जी बोरोन से कम हो गया एल्यूमिनियम का। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आते हो तो साइज जो है गैलियम का बढ़ने की बजाय थोड़ा छोटा हो जाता है और आयनेशन एनर्जी जो है एल्यूमिनियम से थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों, वही इफेक्ट है जिसको कहते हैं हम लोग इनइफेक्टिव सील्डिंग ऑफ 3D सबसेल, ठीक है। तो आपसे बच्चों इसी तरह से टेबल बना के दे देगा आपको, है ना। टेबल आपको बना के दे देगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, और सबके डाटा दे देंगे आपको, है ना, आयनेशन एनर्जी का, ठीक है। फिर कहेगा कि यहां से जब हम यहां की तरफ जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी बढ़ क्यों जाता है या साइज जो है कम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों उसमें आंसर में लिखोगे कि ड्यू टू द इनइफेक्टिव सील्डिंग ऑफ 3D सबसेल, न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस विच डिक्रीजेस एटॉमिक साइज, हेंस आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा आयनेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो आयनेशन एनर्जी के बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात करते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ये क्या होता है बच्चों, देखो जब दो एटम, जब खास करके जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है कि दो एटम आपस में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो है एक दूसरे के साथ, जैसे मेरे पास 4 है तो मैं दूसरे के पास भी क्या करूंगा कि उम्मीद करूंगा उसके पास भी 4 है ना, या मेरे पास 5 है उसके पास 3 है, तो मैं उसके 3 को यूज करूंगा, वो मेरे 5 को यूज करके हम दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इसमें से क्या होता है कि जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि जो शेयर्ड पेयर जितना भी टोटल चीज हमें मिला हुआ दोनों मिला करके उसको मैं अपनी तरफ खींच लूं, है ना। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इसको डिफाइन किया जाता है द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। इसको लिखेंगे हम लोग
द टेंडेंसी टू विथड्रॉ the shared pair electrons towards itself, ठीक है, is called towards itself is called electronegativity। ठीक है बच्चों। तब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के दोनों ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। दोनों ने कहा कि तुम भी मेरे इलेक्ट्रॉन को यूज करो, मैं भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को यूज करूंगा, हम दोनों स्टेबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। ये अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, इसके कारण ये अपने आप को रिच महसूस करेगा और ये बेचारे को हमेशा डेफिशिएंसी फील होती रहेगी कि मैंने इसके साथ बेकार में जो है शेयर कर लिया, ठीक है। ये तो हर जगह शेयर्ड वाली चीज को भी अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है बच्चों। देखो बच्चे क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी का हमने देखा था लगभग वही ट्रेंड इसका भी रहता है, ठीक है। तो इसमें कहोगे आप सबसे पहले कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो जितना नीचे जाएगा साइज जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है दूर होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा तो उसका खिंचाव क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बोरोन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एल्यूमिनियम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये होगा हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। बोरोन होगा मोर, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। इसी तरह सब किसी के लिए भी ले सकते हो, लिथियम में ले सकते हैं, सोडियम में ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नीचे वाला जो होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में, सेकेंड लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the period of periodic table, in the period of periodic table क्या होता है बच्चों, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बट electronegativity increases, but electronegativity increases, है ना बच्चों। यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात करूं मैं, है ना, यहाँ लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन था, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ फ्लोरीन था, है ना। लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। तो क्या होगा बच्चों कि आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट से राइट बढ़ता है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका होगा, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम का। लेकिन फिर आपको पता है राइट की डायरेक्शन में और बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, तो फ्लोरीन का। तो क्या होता है बच्चों कि एफ हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितने भी एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे उन सब में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद आता है क्लोरीन का। ठीक है बच्चों, तब जैसे बेटा समझते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी तरह से एक टर्म आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो देखो बच्चों थर्ड हमने लिया टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको बच्चों पहले कहा जाता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कहीं भी ये नाम अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये होता क्या है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या था, जैसे कि Cl था, ठीक है ना, Cl के पास क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है ना। इसको हमेशा से लग रहा था कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो कहा ठीक है, किसी ने दे दिया उसको एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब क्या बन गया, 7+1 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बन गया, ये फाइनली ये बन गया Cl नेगेटिव और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 288। ठीक है, तो अब तो हो गया ये मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो इससे इसकी एनर्जी कम हो गई तो बदले में क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यही एनर्जी जो रिलीज होता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तब जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ गया कि जब भी किसी भी एलिमेंट जो गैसियस एटम होगा उसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है, तो बदले में वो हमें एनर्जी देता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, है ना। इसकी डेफिनेशन बच्चों हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस when an electron is added to isolated gaseous atom। ठीक है बच्चों, जैसे Cl गैस था उस पर एक इलेक्ट्रॉन हमने, ये Clg लिखा, G फॉर गैसियस, इस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों Cl- और यहां पर जो है एनर्जी रिलीज होगा उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह लो। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ये उसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखते हैं कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके लिए जो है मोस्टली जिसके एक्सेप्शन का ही जो है क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है देखो, ये जो वेरी करेगा बच्चों तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, इसके बारे में कहा जाता है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, बॉटम डिक्रीजेस, है ना। और लेफ्ट टू राइट के बारे में कहा जाता है इंक्रीजेस, है ना। इसके बारे में कहा जाता है, लेफ्ट टू राइट के बारे में कहा जाता है इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम में कहा जाता है डिक्रीजेस। तब तो बच्चों क्या होना चाहिए, तब फ्लोरीन और क्लोरीन की कंपैरिजन करेंगे या ऑक्सीजन और सल्फर को कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग कहोगे इसमें तो क्लियर कट है, तब तो फ्लोरीन की जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब ज्यादा होती है, इसी की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह जैसे ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना। और यही आपसे पूछा जाता है पेपर में कि why Cl has highest electron gain enthalpy while fluorine is highest electronegative। ठीक है बच्चों, तो पहले लिख लेते हैं कि Cl has highest electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा क्या जाता है क्वेश्चन कि although fluorine is the most electronegative element then why Cl has highest electron gain enthalpy। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसका जवाब जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा फ्लोरीन की पहले बात कर लेते हैं ना,
इसमें क्या था, 9 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और यहां पर था 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहां पर थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, लगता है थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने, इससे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं ताकि दूसरा भी आ जाए। 9e का पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो ये हो गया बच्चों 2, ये हो गया हमारा 7, है ना। लेकिन मैं क्लोरीन की बात करूंगा बच्चों, तो उसके पास क्या होता है, 17e पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 8, और ये हो गया हमारा 7, है ना। तो यहां पर क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहां पर होता है हमारा कि 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन यहां भी देखो 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होता है बच्चों, देखो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही छोटे से जगह है ना, मतलब एक हॉल में मान लो पहले से -7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वहां पर आप क्या करने वाले हो, एक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करने वाले हो उसके अंदर में, है ना। और वहीं दूसरा एज्यूम करके देखो कि एक बड़ा सा है जिसमें -7 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करने वाले हो, है ना। तो क्या लगता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें एंटर कर पाएगा, ठीक है, तो इसमें एंटर कर पाएगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि यहां पर छोटे से जगह में पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, है ना, ठीक है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में म्यूचुअली रिपल्सन करते होंगे, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, अब ये सोचो कि एक जगह 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां भी होगा, 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 है ना, हर जगह होगा, है ना। लेकिन इसमें देखो आप, इसमें अगर आप वही 7 को रखोगे तो एक रखा -e, ये रखा -e, है ना, ये रखा -e, यहां रखा -e, यहां रखा -e, यहां रखा -e, है ना, 3 3 6, और एक कहीं और रख देते हैं -e। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नजदीक है ना, तो इनमें आपस में रिपल्सन इतना ज्यादा हो रहा है कि यहां पर क्या है कि दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जिसके बीच में आपस में क्या हो, रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत छोटे से जगह पे क्या होता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यही इसका रीजन देंगे। तो पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, और फिर चाहो तो आप लोग आंसर को लिख लो, मैं आप लोग को बोल देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि although fluorine is the most electronegative element, then why Cl has highest electron gain enthalpy, ठीक है बच्चों। अब इसका आंसर ये है बच्चों कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड लार्ज रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं आंसर में, ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड लार्ज रिपल्सन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, but as compared to chlorine, but in chlorine, due to its larger size and less repulsion between their valence electrons, addition of extra electrons becomes more easy, that's why Cl has highest electron gain enthalpy, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये आ जाता है क्वेश्चन क्लोरीन इस पर। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। तो 2 डिफरेंस देना है बच्चों हम लोग को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या कर सकते हैं, ये कहेंगे इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी। बट इसके बारे में क्या कहेगा, इट इज एन एनर्जी, इट इज एन एनर्जी, ठीक है बच्चों। और इसमें जो मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का, ठीक है, एफ हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, while Cl has highest electron gain enthalpy.
अब बच्चों डिस्कस करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही रहता है इस चैप्टर से, जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहते हैं? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं दोज केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों जैसे कि नाइट्रोजन, इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको 3 माइनस कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। इसी तरह से O पे 2 माइनस कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10, है ना। इसी तरह से मान लो नियन के पास भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से मान लो Na प्लस की बात करूं तो इसके पास भी क्या होगा 10। Na के पास 11 था एटॉमिक नंबर तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज से 10 आ गया। इसी तरह से Mg2 प्लस पे भी क्या होगा 10। इसी तरह से Al3 प्लस पे भी चार्ज कितना होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? सब पे कितने हो गए? 10 10 10 10। तो सब में क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस सबको क्या कहेंगे हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। इसी तरह से कोई कहेगा कि चलो Cl माइनस K प्लस, ठीक है ना, K प्लस ले लिया, Ca2 प्लस ले लिया, ठीक है ना, S2 नेगेटिव ले लिया, है ना। पूछेगा व्हाट आर द कॉमन बिटवीन देम, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉमन बिटवीन देम, तो क्या कहोगे? ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे उतना ही लार्जर साइज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा, ठीक है। मोर द नेगेटिव चार्ज लार्जर विल बी द साइज। वहीं पर मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी साइज, स्मॉलर विल बी साइज। तो बच्चों अगर आपको कह देगा इन सबको अरेंज करके बताओ, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें? Al3 प्लस में। तो कहोगे Al3 प्लस सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन होगा? Mg2 प्लस उससे बड़ा कौन होगा? Na प्लस उससे बड़ा कौन होगा? Neon उससे बड़ा कौन होगा? F माइनस उससे बड़ा कौन होगा? O2 माइनस उससे बड़ा कौन होगा? N3, ठीक है। तो ये हो गया साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर इसमें कहा जाए तो Ca2 प्लस सबसे छोटा, K प्लस उससे बड़ा, Cl माइनस उससे बड़ा और S2 माइनस सबसे बड़ा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों जो है एक और एनर्जी आता है जिसका बच्चों यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया उसके बारे में, और लेकिन बच्चों उसको इनऑर्गेनिक में समझना जरूरी है आपके लिए। उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। खास करके इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप तो वहां पर जो है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दो टर्म आते हैं, ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा तो कहते हैं इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या और किस चीज पे डिपेंड करता है? तो देखो बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। यानी कि अगर मैं बात करूं Li प्लस Na प्लस, ठीक है, K प्लस, तो क्या होगा नीचे की तरफ देखो सब पे चार्ज सेम है लेकिन साइज बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो यहां पर क्या होगा बताया जाएगा आपको कि लिथियम की सबसे ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आ गया कि जब भी किसी भी सब्सटेंस को हम लोग वाटर के साथ जो है बॉन्ड बनाते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद बच्चों एक टर्म आता है कि व्हाट इज द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे कि मान लो हमने बात किया था लिथियम, है ना, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, तो ये सब के सब जो है लगभग एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। खास करके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो है एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आ जाएगा नियन, अब उसके बाद आ गया सोडियम, है ना। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब रिपीटेशन होती है प्रॉपर्टीज को तो उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो आप कह सकते हो कि एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रॉपर्टीज रिपीटेशन जो होती है उसकी रीजन क्या होती है, यानी कि व्हाट आर द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आर रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों आती जाती है, क्योंकि सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें इसका भी देख लो तो क्या होगा 2s1, इसमें देखोगे तो 3s1, इसमें देखोगे तो 4s1, इसमें देखोगे तो क्या होगा 5s1, है ना। तो सब में जो है आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होता चला जाता है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज जो है एक इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है, उसका कारण क्या है, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों। अब दूसरा बच्चों इसमें टर्म आता है, उसको कहते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां पर ले लिया मैग्नीशियम, ये ले लिया मैंने कैल्शियम, है ना, ये ले लिया स्ट्रोंशियम, इस तरह से नीचे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखोगे बच्चों कि क्या होता है कि लिथियम जो है अपने ग्रुप में, देखो इस ग्रुप में जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं सबके सब जो है बच्चों जी क्या होता है कि सोडियम का अगर रिएक्शन की बात करोगे, सोडियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे, NaNO3 को अगर आप हीट करते हो, है ना, तो यहां पर क्या होगा बच्चे, NaNO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, ठीक है। लेकिन इन सब को अगर लिथियम को हीट कर, तो लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो ये बनाएगा Li2O प्लस NO2 गैस, है ना। मतलब लिथियम अपने ग्रुप में अकेला है जो कि अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। वहीं आप मैग्नीशियम को भी हीट करते हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये भी बनाएगा MgO प्लस NO2। इससे क्या पता चल रहा है कि लिथियम की प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नीशियम से बहुत हद तक मिलती है। इसी तरह से बच्चों बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन से मिलती है। इसी तरह से बोरोन की प्रॉपर्टी जो है, जब हम इसकी बात करेंगे, है ना, मतलब ये देखो मैग्नीशियम है ना बच्चों, ये देखो ये जो हमारा एलिमेंट्स है ना, इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज आती है इसी को कहते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, कि जो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स से कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। तो रीजन क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप का, तो देखो बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है ना। टॉप टू बॉटम जाने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है ना। इस तरह से क्या होगा, इसकी और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नियरली सेम कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट जाके इंक्रीज करेगा, है ना। तो इस तरह से सेम नियरली सेम आयनाइजेशन एनर्जी नियरली सेम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी रीजनों के कारण ये सब क्या होते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों एक चीज और पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हम बात करते हैं 13th में है बोरोन, 14th में है हमारा कार्बन, 15th में है नाइट्रोजन, 16th में है ऑक्सीजन, 17th में क्या है फ्लोरीन, ठीक है, 18th में है नियन। इसके नीचे क्या होता है एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाना पाटेकर, असरानी, है ना, सेलिनियम, है ना बच्चों। इस तरह से सबका नीचे नीचे भी आएगा। ये है क्लोरीन, ये होता है ब्रोमीन, है ना। तो क्या होता है बच्चों को, जो हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ से वो
कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जैसे कि देखो इस ग्रुप में सिर्फ अकेला नाइट्रोजन है जो H बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसमें जितना देखोगे तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो कि गैस है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सॉलिड है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि सल्फर नहीं बनाता, सेलेनियम नहीं बनाता। फ्लोरीन भी क्या होता है, H बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, H बॉन्ड नहीं बनाता है। H बॉन्ड क्या होता है, जो हाइड्रोजन के साथ है। आप लोग इसको पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो है हर अपने ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। उसको कहते हैं हम लोग एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का वो जो है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, यानी कि अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी। तो उसका कुछ रीजन है बच्चों। सबसे पहली बात, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज। सेकंड हो गया हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। थर्ड कह सकते हो आप एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। चौथा है एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। देखो बच्चों, स्मॉलर साइज, देखो हर एक ग्रुप में देखो टॉप टू बॉटम जाने के बाद क्या होता है, साइज जो है बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले एलिमेंट का क्या होगा, बहुत छोटा साइज होगा। बहुत छोटा साइज होगा तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी भी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। यही होता है स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होता है बच्चों, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम के बाद से इसमें सिलिकॉन से, फास्फोरस से, यानी कि थर्ड सेल से क्या होता है, डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है। तो डी ब्लॉक की एंट्री होने के कारण वो जो एलिमेंट है अपनी जो वैलेंसी है उसको बढ़ा सकता है वो। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके पास जो फर्स्ट एलिमेंट में होते हैं वो सबके पास सिर्फ लास्ट में पी होता है, उसके पास डी नहीं होता है, इसलिए जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फास्फोरस जो है PCl5 फॉर्म कर सकता है। ठीक है, 5 वैलेंसी शो कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये रीजन हो गया हमारा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल का। उसके बाद बेटा होता है एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। देखो इस सब के पास क्या होते हैं, पी, सबसे बाहर वाले सेल में क्या होता है, पी सब सेल होते हैं। ठीक है, तो जब आप कोवलेंट, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें होता है एक पाई बॉन्ड, है ना। तो ये पी और पी मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, उसी कहते हैं पी पाई बॉन्ड, है ना। और एक ले लेते हैं और, ठीक है, एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्ड। देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कौन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही तीनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, वो मॉलिक्यूल आपस में ढेर सारे मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं, इसलिए उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ होता है वाटर, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, जबकि H2S जो होता है उसी ग्रुप में उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रीजन है, स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्ड। इसी सब के कारण जो होता है हर एक एलिमेंट जो होता है, जो अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट से वो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, इसके ग्रुप में कैसे पोजीशन हम लोग डिटेक्ट करेंगे, इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लेते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो S ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 से लेकर 2। अगर NS1 हो गया तो ये हो गया हमारा अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, और NS2 हो गया तो इसको कहेंगे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जिसमें बच्चों ये जो 2 होता है ये होता है इसका ग्रुप नंबर और ये होता है उसका पीरियड नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लूं मैं 4s2, ठीक है,
तो इसमें क्या हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड और सेकेंड ग्रुप, है ना। तो देखो अल्कलाइन मेटल में कौन कौन आ जाता है हमारा, है ना। आप ले लोगे बच्चों, बेरिलियम ले लेंगे हम लोग, मैग्नीशियम ले लेंगे, कैल्शियम ले लेंगे, स्ट्रोंशियम ले लेंगे, ठीक है, बेरियम ले लेंगे और रेडियम जो रेडियो एक्टिव होता है ना। ये सब होता है। अल्कली मेटल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ये सब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसको हम लोग आसानी से सोचो जो है ना एक मोम की तरह होता है, मोम से बहुत पतला होता है, बहुत हल्का होता है, इसको आसानी से हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें अल्कली मेटल्स को जैसे खास करके सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसको किरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है। और लिथियम जो है बेटा वो इससे भी कम होता है, मतलब इससे केरोसिन से भी कम डेंसिटी होती है, तो केरोसिन में डूबेगा ही नहीं वो, उसको हम लोग वैक्स में लपेट कर रखते हैं। क्यों लपेट के रखते हैं और क्यों इसको केरोसिन डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, और अगर पानी में डालोगे तो पानी के साथ रिएक्ट करके वहां हाइड्रोजन गैस निकालता है, जिससे क्या होता है बिल्कुल आग जैसा लग जाता है पानी के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचाना जाता है फ्लेम टेस्ट से, ठीक है। जैसे लिथियम के लिए क्रिम्सन रेड कलर आता है, सोडियम के लिए जो है ये येलो कलर आता है, ये सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2 NP1 से लेकर के 6 तक, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो N होता है, ठीक है ना, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं NS2 NPX, ठीक है। तो इसमें जिसका ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर इक्वल्स टू लिखोगे 12 + X, ठीक है। और इसका जो पीरियड नंबर होगा, पीरियड नंबर जिसका होगा वो होगा इसका nth, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिख रखा है 4s2 4p3, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 12 + 3 यानी कि 15th ग्रुप। और पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या कहोगे 4th, है ना बच्चों। ये हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि किसको हम लोग कैसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं ना, कि किसका कौन सा ग्रुप नंबर है, किसका पीरियड नंबर है। अब देखो बच्चों पी ब्लॉक में जो है, पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13th ग्रुप से और एंड होता है 18th ग्रुप तक में, ठीक है। पी ब्लॉक जो होता है देखो सबसे पहला और दूसरा होता है एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद होता है डी ब्लॉक, फिर आता है पी ब्लॉक, जिसमें से 13th आता है, जिसमें बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। फिर आता है 14th में आता है हमारा क्या आता है, कार्ब, करीना, सिंह, जर्मन, सॉन्ग इन पंजाब, ठीक है। फिर आता है हमारा 15th ग्रुप, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बिंदास। फिर आता है 16th ग्रुप, उसमें क्या आता है, उस, से, टे, पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। फिर 17th ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये तो रेडियो एक्टिव होता है तो इसकी बात ही छोड़ दो, इसको कहते हैं हम लोग फिर कल बाहर आई। अब देखो 18th ग्रुप जो होता है नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा बच्चों नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। रेडन भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब के सब क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इस 17th ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजन, इसको क्या कहा जाता है, नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट्स। नोबल इसलिए कहता है कि जनरली ये रिएक्ट नहीं करता, जबकि आपको बाद में बच्चों को पता चलेगा पी ब्लॉक में कि जेनोन के कुछ नॉन कंपाउंड्स हैं, जेनोन जो है कुछ मॉलिक्यूल बनाता है। अब देखो बेटा इसको कहते हैं कैल्कोजेन, कहते हैं कैल्कोजेन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब देखो क्या होता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को टुगेदर मिला दो तो इसको कहते हैं हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स, हम लोग इसको कहते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला दो तो उसको कहते हैं हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जितना नीचे आता जाता है बढ़ता चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों फटाफट डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा NSX
और n-1d जो है हमारा y, है ना। जनरली क्या होता है बच्चों, या तो 1 या 2 होता है, और इसमें क्या होगा, d में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें जो पीरियड नंबर अगर हमें पता करना होगा उसका, तो पीरियड नंबर होगा इसका nth, और इसका ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर होगा हमारा x प्लस y। अब जैसे कहीं पर लिख लिया मैंने 4s1 3d9, ये कॉपर का है, ठीक है। तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा, तो कहोगे पीरियड नंबर हो जाएगा इसका 4th, और ग्रुप नंबर आ जाएगा इसका 1 + 9 यानी कि 10th, ठीक है। तो ये 10th ग्रुप में लाई करता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया कि हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि कहां पर ये एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है, ठीक है बच्चों। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी दो कैटेगरी होता है, एक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, D1 से लेकर के देखो D10 तक, है ना। तो देखो बच्चों ये जो आता है हमारा लास्ट वाला जो आता है, जिसमें आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब होते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और वो क्या कहलाएगा हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हो गए हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। ये सब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो या तो सॉफ्ट होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं, और लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, उसके पास अपना मेटेलिक लस्टर होता है, कोई कलर्ड होता है, वो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बच्चों इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ना कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है आपका, ठीक है। उसमें नीचे देखोगे आपको दो टेबल बना रखा होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया हूं मैं, यही होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें दो सीरीज होते हैं, एक होते हैं हमारे, इसको कहते हैं लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। इस ये वो होते हैं जिसमें 4f1 से लेकर के 14th होता है। दूसरा होता है एक्टिनोइड्स, इसमें 5f जो होते हैं 1 से लेकर 14 तक। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 n-1d1, और जो है हमारा n-2f, और n-2f में आ जाएगा 1 से 14, ठीक है बच्चों। तो इसमें दो ही सीरीज आता है, एक तो 4f वाला, दूसरा होता है 5f वाला, ठीक है। ये होता है लेंथेनाइड्स। देखो बच्चों लेंथेनाइड्स के मेटल्स को आप जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मिस्क मेटल, मिस्क मेटल्स कहा जाता है इसको। मिस्क मेटल्स क्या होता है, जैसे डिस्कवरी पे देखा होगा कभी आप लोगों ने, मैन वर्सेस वाइल्ड में जो चकमक पत्थर यूज करता है वो, ठीक है। और या फिर जो आपके घर में जो किचन में जो गैस लाइटर यूज होता है उसमें जो मेटल यूज होता है वही होता है मिस्क मेटल, जो लेंथेनाइड मेटल से बनता है। दूसरा है एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, अमेरिशियम। इस तरह से बच्चों इसका नाम भी थोड़ा सा यूनिक है, ये वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं 5f वाले, एक्टिनाइड्स वाले, ठीक है। और इन सब का मेनली यूज यही है पावर जनरेशन में, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होता है 4f में जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जो है प्रोमीथियम। बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता इसमें, लेकिन इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसके डिटेल्स पढ़ोगे आप लोग 12th में डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग आज यहां तक रखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछना। उसके लिए मैं एक डाउट क्लास के लिए आप लोग से एक लाइव वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें कि आप लोग की सबकी डाउट्स मैं ले लूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।